मायके पे मत जाना। श्वेता, अब तुम्हें ही पूरे घर को संभालना होगा। मैं तो कुछ दिनों में काम पर वापस चला जाऊंगा। आप बेफिक्र रहिए, ये घर जितना आपका है अब उतना ही मेरा है। मैं सबको संभाल लूंगी। मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ जो तुम्हारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो कहो ना। अब हमारी शादी हो गई है, अब आपको हिचकिचाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो बोलना है खुलकर बोलिए। वो मेरे घर में दीदी जो भी फैसला लेती है वही होता है। हम कोई भी काम उनसे बिना सलाह मशवरा लिए नहीं करते, और तुम भी दीदी से पूछकर ही अब कुछ भी करना। क्या दीदी की तो शादी हो गई है ना? और कौन सी बेटी शादी के बाद अपने मायके के मामलों में बोलती है? मैं तो पहली बार सुन रही हूँ। मैं उनसे कुछ नहीं पूछने वाली, कह देती हूँ। आप मुझसे जो कहेंगे वो मैं करूँगी, लेकिन ये सब बिना हाथ पैर की बात तो मत करो मुझसे। अरे भाई, वो मेरी बड़ी बहन है और मुझसे 10 साल बड़ी है। हमारे लिए वो बहुत कुछ करती है। थोड़ा पूछ ही लोगी तो क्या होगा। देखो, बनाकर चलना एक अलग बात है और हर बात में उनसे पूछना एक अलग बात। ठीक है, मत पूछना उनसे। मैं भी तुम्हारे मम्मी पापा के लिए कुछ नहीं करने वाला हूँ। ये कौन सी बात हुई? दोनों अलग अलग बात है ना। जो भी हो, अब मुझसे कोई भी उम्मीद मत करना। शादी की पहली ही रात दोनों में बहस हो जाती है और दोनों एक दूसरे से मुंह घुमाकर सो जाते हैं। श्वेता अपने माँ बाप की इकलौती बेटी है जो कि विवेक से इसी शर्त पर शादी करती है कि शादी के बाद वो अपने माता पिता का ख्याल रखेगी और उसमें कोई उसे कुछ नहीं बोल सकता। बड़ी ही मुश्किलों से विवेक और श्वेता की शादी हो पाती है क्योंकि दोनों ही परिवार इस रिश्ते के लिए राजी नहीं थे। अगले दिन सुबह उठते ही श्वेता नई नवेली बहू की तरह तैयार होकर अपने कमरे से निकलती है और सबके पैर छूकर आशा से कहती है, मम्मी जी, कोई रस्म या नियम है जो मुझे करना है तो बता दीजिए। आशा लड़खड़ाती हुई आवाज में कहती है, बहू, वो सब तुम्हें निशा बता देगी। उसे मुझसे ज़्यादा पता है सब। मैं तो सब कुछ भूल गई हूँ। ननद नहीं, बहन की तरह समझना निशा को। लेकिन मम्मी जी, आपसे ज़्यादा किसी को कैसे ही पता हो सकता है? कैसे क्या, जैसे होना चाहिए। निशा ही अब सब कुछ करती है। श्वेता, तुम सबके लिए नाश्ता बना लो, फिर सबको खिला पिलाकर शाम के लिए तैयार हो जाना। हम शाम को मंदिर चलेंगे और कल तुम्हारा रिसेप्शन है। जी दीदी। श्वेता एक पैर पर खड़ी सबके लिए अलग अलग तरह का नाश्ता बनाती है और सबको परोसती है। नाश्ता खाते ही सब श्वेता की तारीफ करने के बजाय खाने में कमी निकालने लगते हैं। भाभी, ये कोई खाना है? ना इसमें झाल है ना कोई मसाला। लगता है किसी पेशेंट का खाना खा रहे हैं। मैं तो ऐसा बदस्वाद खाना कभी नहीं खा सकती। नहीं नहीं दीदी, वो मम्मी के लिए मैंने मसाले और तीखा कम डाला था क्योंकि वो थोड़ा बीमार चलती है ना। तुम्हें पूछना तो चाहिए था। मम्मी बीमार है, सब नहीं। विवेक भी ना किसी उठाकर ले आया जिसे कुछ आता ही नहीं। मैंने तो पहले ही कहा था इसे लाने से अच्छा है कोई काम वाली ले आओ, लेकिन भैया की मती मारी गई थी तो कोई क्या करे। ज्योति खाने पर से उठकर चली जाती है तो निशा कहती है, यश चुप करो, सब खाना खाओ। अब इसे ले ही आए हैं तो क्या करेंगे, कुछ दिनों में समझ जाएगी ये। श्वेता, कल से तुम मम्मी का खाना अलग और हम सबका खाना अलग बनाना। मम्मी के लिए तेल और मसाले कम, लेकिन तीखा वो खा सकती है। अब एक काम करो, सब्जी ठीक करके ले आओ। ठीक है दीदी, अब से ध्यान रखूंगी। श्वेता बेचारी फिर से सब्जी ठीक करके लाती है और सबको परोसती है। भाभी जी, सब्जी तो अब सही हो गई है, लेकिन नमक कुछ ज़्यादा ही पड़ गया है। लगता है अब इनको कुकिंग क्लास लगवाना पड़ेगा। नहीं नहीं जीजा जी, मैं अपने मायके में भी खाना बनाती थी, हल्का नमक ज़्यादा हो गया होगा। कोई बात नहीं, अब खा लेंगे जैसा भी है। पहली रसोई के नाम का श्वेता को कोई कुछ नहीं देता। श्वेता की आंखें भर आती है और वो अपने कमरे में जाकर बहुत रोती है। श्वेता को रोता देख विवेक कहता है, श्वेता, ये सारे ड्रामे बंद कर दीजिए आप। छोटी मोटी बातें सब घर में होती है, इन सबको इग्नोर करना सीखना होगा आपको। बच्चों की तरह रिएक्ट मत कीजिए। अच्छा, तो ये आपको ड्रामा लग रहा है? अगर मुझे ज़रा भी पता होता कि आप शादी के बाद ऐसे बदल जाएंगे तो मैं कभी शादी ही नहीं करती आपसे। मुझे आपसे अच्छी अच्छी लड़की मिल रही थी, मैंने आपसे शादी करके गलती कर दी। घर वालों की नज़र में भी बुरा बन गया और आपके नखरे झेलो सो अलग। विवेक कमरे से चला जाता है और अपने भाई बहनों के पास जाकर बैठ जाता है
और फिर पूरी रात हॉल में ही सोया रहता है। अगले दिन दोनों का रिसेप्शन था। रिसेप्शन में श्वेता बहुत सुंदर लगती है। सब श्वेता की बहुत तारीफ करते हैं। श्वेता स्टेज पर खड़ी अपने माँ बाप का इंतजार करती रहती है। जब बहुत देर तक उन्हें ना देखकर श्वेता धीरे से विवेक से कहती है, विवेक, मम्मी पापा नहीं आए मेरे, आपने उन्हें कॉल नहीं किया था क्या? नहीं, मैंने नहीं बोला, मुझे लगा आपने बोला होगा। ये आपके बोलने का होता है विवेक जी। मेरे इतने बड़े दिन में मेरे लोग ही नहीं आए थे। ये आपने ठीक नहीं किया। श्वेता खून के घूंट पीकर रह जाती है। पार्टी खत्म होती है। श्वेता अपने घर पर बात करती है और कहती है, माँ मुझे माफ कर दो, विवेक ने आप दोनों को रिसेप्शन का न्योता ही नहीं दिया। अरे मेरा बच्चा, तो क्या हो गया, हम तो वैसे भी बेटी के ससुराल का पानी भी नहीं पीते हैं। तू जहाँ भी रहे, हमारी दुआ तुम्हारे साथ है बच्चा। उसके लिए हमारा वहाँ आना ज़रूरी नहीं। तो बस अपनी गृहस्थी को संभाल, ससुराल में सबका दिल जीत ले, और कुछ नहीं चाहिए हमें। श्वेता अपने मन को किसी तरह समझा लेती है और खुद से कहती है, मुझे मेरे मम्मी पापा के लिए सबके दिल में जगह बनानी पड़ेगी। अगले दिन श्वेता रात भर की जगी सुबह 5 बजे उठ जाती है। पूरे घर को साफ करके सबके पसंद का अलग अलग नाश्ता बनाने में लग जाती है। आज सबको पसंद आ जाए इतनी मेहनत से खाना बनाया है। विवेक जी के जाने के बाद मुझे इनके साथ ही रहना होगा, तो ज्योति से तो अच्छी बॉन्डिंग बनाए रखनी होगी। 8 बजते ही श्वेता नाश्ता लगा देती है और सब टेबल पर आ जाते हैं। आज सबके पसंद का खाना बनाया है, खाकर बताइए कैसा है। खाना सही है आज। वैसे खाना तो कोई काम वाली भी बना ही लेती है। श्वेता एक काम करना, मेरे सफ़र का खाना बना देना, दोपहर को मैं निकल रही हूँ। ठीक है दीदी। भाभी आज मेरी पसंद का खाना बनाया है, रोज इसी तरह मेरे लिए बनाती रहो, फिर क्या बात है। सब खा पीकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं और श्वेता बिना नाश्ता किए रसोई में सफ़र का खाना बनाने में लग जाती है। वो मन ही मन सोचती है, कम से कम दीदी चली जाएगी तो थोड़ी तो शांति मिलेगी, वरना उनसे पूछ पूछ कर करो सब कुछ। दोपहर होते ही निशा अरुण अपनी बेटी के साथ जाने लगती है। जाते जाते निशा कहती है, श्वेता सबका ध्यान रखना, स्पेशली मम्मी का। उनके पैरों की मालिश कर देना, और हाँ, खुद को इस घर की मालकिन मत समझ लेना। मैं भले ही जा रही हूँ, लेकिन इस घर में पत्ता भी मुझसे पूछ कर हिलता है। जी दीदी, मैं पूरी कोशिश करूंगी सबका ख्याल रखने की। निशा के जाते ही श्वेता लंबी सांस लेती है और कहती है, सास तो सास है, लेकिन यहाँ ननद भी मेरी सास बनी बैठी है। श्वेता सुबह की भूखी उसी वक्त खाना खाने बैठती है। जैसे ही वो खाना खाने बैठती है, आशा वहां जाती है। बहू, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। तू जब से आई है मेरे पैरों की मालिश तक नहीं की। जी मम्मी जी, मैं खाकर कर देती हूँ। ठीक है, मैं यहीं बैठती हूँ। पहले तो मालिश वाली थी, फिर तो आ ही गई, तो मालिश वाली का क्या काम, तो उसे हटा दिया। श्वेता को बहुत दुख होता है। वो सोचती है, मुझे बहू नहीं काम वाली बनाकर लाया गया है, जो मुफ्त में काम करे और कुछ कहे भी ना। श्वेता खाना खाकर उठ जाती है और पूरे 1 घंटे आशा के पैरों की मालिश करती है। बहू, तूने तो मालिश वाली से भी अच्छी मालिश की है। अब मैं अपने कमरे में सोने जाती हूँ। श्वेता आशा का मुंह देखती रह जाती है। दिन बीतने लगते हैं और इसी तरह 15 दिन बीत जाते हैं। श्वेता दिन भर पूरे घर का काम करती रहती है। अब वक्त आ जाता है विवेक के काम पर वापस जाने का। शाम को आशा से मिलने उसकी एक पड़ोसन आती है। श्वेता पड़ोसन के आती ही उसके पैर छूती है और उसके लिए नाश्ता लाने रसोई में चली जाती है। इधर पड़ोसन आशा से कहती है, आशा, बहू तो बहुत सुंदर ढूंढ कर लाई, ऊपर से इतनी कामकाजी। तेरी तो किस्मत चमक गई। पूरी जवानी तूने खाना कभी बनाया नहीं, और बुढ़ापे में बहू के हाथ का गरम खाना मिल रहा है। और क्या चाहिए। तू भी ना, मुझे तो खाना बनाना आता ही नहीं था, तो मेरी ननद बना देती थी। जिंदगी पर उसके खर्चे भी तो झेले मेरे पति ने। बहू की शक्ल पर मत जाओ, एकदम बेकार खाना बनाती है और कोई ऐसा काम भी नहीं करती। मैंने तो विवेक से मना किया था इससे शादी मत कर, लेकिन वो मेरी सुने तब ना। ये सब श्वेता सुन लेती है और उसे धक्का लग जाता है। इतना करने के बाद भी ये लोग मेरी इतनी बुराई करते हैं बाहर वालों के सामने। चाहकर भी कोई इन लोगों से रिश्ता कैसे बनाए रखे। प्रिया की शादी को अभी 1 साल भी नहीं हुआ था कि
कार दुर्घटना में उसके पति रमेश की मृत्यु हो गई थी। प्रिया विधवा हो गई थी और अपने ससुराल में ही रह रही थी, पर ससुराल में उसे आए दिन ताने सुनने को मिलते थे। एक दिन किचन से बर्तन गिरने की आवाज आती है तो सास चिल्लाने लगती है, अब क्या तोड़ा इस कलमुही ने? अगर ऐसे ही बर्तन तोड़ती रही तो क्या तेरे मायके वाले ला कर देंगे ये सब? मैं तो बहुत दुखी हूँ इससे। अरे क्या हुआ अब? क्यों इतना चिल्ला रही हो सुबह सुबह? अरे यह जो तुम्हारी बहू है ना, उसी को चिल्ला रही थी। कहीं जाकर मरती भी तो नहीं है कलमुही, जिंदगी भर हमारी ही छाती पर पड़ी रहेगी। हे भगवान, अब तो उठा ले। अरे मुझे नहीं इस कलमुही को। पता नहीं कैसे माँ बाप है इसके, कुछ सिखाया ही नहीं इसे। तभी किचन से प्रिया बाहर आती है। माँ जी, आपको जो बोलना है मुझे बोलिए, पर आप मेरे माँ पिताजी को क्यों बीच में लाती हैं? बहू, तेरा बाप ने यही सिखाया है क्या, बड़ों से बहस करना? नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था पिताजी। अरे मुझे अच्छे से पता है तेरा क्या मतलब था। एक तो कलमुही मेरे बेटे को खा गई। अरे ऊपर से हम से जबान लड़ा दी है। माँ जी, वो आपके बेटे थे तो मेरे भी तो पति थे। हे राम, देखो तो कैसे कैंची की तरह कचर 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 जबान चल रही है। अरे तुझे तो अभी बताती हूँ मैं। फिर क्या था, कल्याणी प्रिया को किचन में खींचती हुई ले जाती है और उसे गरम चिमटा करके जला देती है। प्रिया चिल्लाती रहती है, माँ जी छोड़ दीजिए, बहुत जल रहा है मुझे। अब चला तेरी जबान। अगली बार जबान चलाने से पहले 100 बार सोच लिया करना, मनहूस कहीं की। फिर कल्याणी वहां से चली जाती है। अगले दिन सुबह सुबह प्रिया किचन में रोटी बना रही होती है। तभी नटवर लाल प्रिया को आवाज लगाता है, ओ महारानी, मेरी चाय आज ही आएगी या मुझे चाय का कल तक इंतजार करना पड़ेगा? हाँ बाबूजी, अभी लाई बस। हे भगवान, इस जले हुए हाथ से काम करना बड़ा ही मुश्किल हो रहा है। जल्दी से ये चाय कप में डालकर लेकर जाऊं पहले, नहीं तो फिर मौका मिल जाएगा इन लोगों को ताने मारने का। प्रिया जल्दी जल्दी अपने ससुर जी के लिए चाय लेकर जाती है। पास में कुर्सी पर बैठी सास प्रिया को टांग अड़ाकर नीचे गिरा देती है और मन ही मन मुस्कुराने लगती है। अरे सत्यानाश हो इसका, इस घर में ढंग से एक कप चाय भी नसीब नहीं है। सारी चाय गिरा दी, अब क्या पीऊंगा मैं? बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं ये सब जानबूझकर नहीं कर रही हूँ। माँ जी ने पैर अड़ाकर मुझे गिरा दिया। हाय राम 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 राम, अपनी सास को गलत बताते शर्म नहीं आती तुझे? अरे मैं यहाँ आराम से बैठी हूँ, मैं भला क्यों गिराने लगी तुझे? देख लो, तुमने ही ज्यादा सर पर चढ़ा रखा है इसे। अरे ये ना इसकी कोई चाल होगी, गरम चाय तुम पर गिराने की जी। अरे हमारे बेटे को तो पहले ही खा गई, अब एक एक करके हमें भी मारना चाहती है। बाबूजी, शायद मेरी ही गलती थी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपके लिए दूसरी चाय बना कर लाती हूँ। रहने दो, अब मेरा अब चाय पीने का मन ही नहीं रहा। अरे आप खड़ी मत रही, यहाँ बाथरूम में बहुत कपड़े पड़े हैं, जा जाकर धो उन्हें। ठीक है माँ जी। प्रिया बाथरूम में कपड़े धोती है तो सास और कपड़े लेकर वहां आ जाती है और प्रिया के ऊपर कपड़े फेंकती है। ये ले, इसे भी धो देना। पर माँ जी, ये वाले कपड़े तो धुले हुए हैं और देखिए मैंने इन पर इस्त्री भी की हुई थी। ये ऐसा धोते हैं कपड़े? सारे के सारे गंदे दिख रहे हैं और बहस कर रही है मुझसे। अरे दोबारा धोए ना। ठीक है माँ जी, दोबारा धो देती हूँ उन्हें। सुबह से शाम हो जाती है प्रिया को काम करते करते। सुबह से उसने कुछ खाया भी नहीं होता। जैसे ही प्रिया काम खत्म करके किचन में जाती है खाना खाने, कल्याणी उसे देख लेती है। लगता है ये महारानी खाना खाने के लिए जा रही है, अभी बताती हूँ इसे। और दोनों ही जल्दी से बेड पर बैठ जाते हैं और प्रिया को आवाज लगाते हैं, अरे आ बहू, जरा इधर तो आ। सास की आवाज सुनते ही प्रिया वहां दौड़ी चली आती है। क्या हुआ माँ जी, कुछ चाहिए था क्या? अरे मेरे हाथ पैर में कितना दर्द हो रहा है, जरा दबा तो दे।
मुझे पता है माँ जी, आप ये सब जानबूझकर कर रही हैं ताकि मैं खाना ना खाऊं और भूखी ही रहूं। ठीक है माँ जी, अभी दबा देती हूँ। सास के पैर दबाते दबाते आधी रात हो जाती है, पर कल्याणी तो जैसे सोने का नाटक कर रही हो, उसे उठने ही नहीं देती। अरे जरा ढंग से दबा, हाथ में जान नहीं है क्या, काम चोर कहीं की। माँ जी, मैंने अभी तक खाना भी नहीं खाया, बहुत भूख लगी है। आप कहे तो मैं खाना खा कर आऊं? ओहो, अगर एक दिन खाना नहीं खाएगी तो मर जाएगी क्या? ओहो, तुम दोनों फिर से शुरू हो गए। न दिन में चैन न रात में चैन। इस मनहूस का कुछ करो और इसे यहाँ से भगाओ। चैन से कोई सोने भी नहीं देता। फिर क्या था, कल्याणी को बहुत गुस्सा आता है और प्रिया को रात में ही घर से धक्के मारकर बाहर निकाल देती है। माँ जी, मुझे घर से बाहर मत निकालिए, मुझे यहीं रहने दीजिए। कल्याणी उसकी बिल्कुल नहीं सुनती और उसे घर से बाहर निकाल देती है, पर प्रिया पूरी रात वहीं दरवाजे पर बैठी रहती है और रोती रहती है। सुबह होते ही कल्याणी का छोटा बेटा संजय कई महीनों बाद घर लौटता है। वो अपनी भाभी को घर से बाहर दरवाजे पर बैठा देख चौंक जाता है। भाभी, आप यहाँ इस हालत में बाहर क्यों बैठी हो? वो माँ जी ने। बस भाभी, कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है आपको, मेरी समझ में सब आ गया। आपको माँ ने घर से बाहर निकाला है ना, बहुत हुआ, अब इनसे बात करनी ही पड़ेगी। नहीं देवर जी, आप माँ को कुछ भी मत कहना। भाभी, आप मुझ पर भरोसा रखिए और मेरे साथ अंदर चलिए। संजय अपनी भाभी का हाथ पकड़कर उसे घर के अंदर ले जाता है। माँ, पिताजी, कहाँ हो आप? कल्याणी और नटवरलाल अपने बेटी की आवाज सुनकर दौड़े चले आते हैं। अरे संजय बेटा, तू कब आया? आने की कोई खबर भी नहीं दी तूने। अरे बेटा, इतने महीनों बाद तुझे देखकर कलेजे में ठंड बैठ गई। अरे कैसा है रे? और हाँ, ये कलमुही तेरे साथ क्या कर रही है? अब इस बेटे को भी खाने का इरादा है क्या तेरा? जहाँ से लाया है इसे वहीं फेंक कर आ उसे। हमारी आंखों से दूर कर इसे। तुम दोनों कान खोलकर एक बात मेरी सुन लो, अगर भाभी इस घर से गई तो मैं भी चला जाऊंगा इनके साथ। ऐसा मत बोलिए देवर जी, मेरे लिए आप इन दोनों से झगड़ा कर रहे हैं, आपको ये सब शोभा नहीं देता। महारानी, इसके आते ही तूने क्या पट्टी पढ़ा दी जो हमारा बेटा हमें इतनी खरी खोटी सुना रहा है? माँ, भाभी ने मुझे कुछ नहीं बताया, पर मुझे तुम दोनों की हर हरकत का पता है। आप दोनों ने भाभी को घर से बाहर निकाला है। माँ, पिताजी, अगर ऐसा ही तुम्हारी अपनी बेटी के साथ हुआ होता तो? उसे भी अपने ससुराल में सास ससुर के ऐसे ही ताने सुनने को मिलते तो? उसे भी धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया होता तो? अरे बेटा, शुभ शुभ बोल, वो तेरी अपनी बहन है। अपनी बहन के बारे में कोई ऐसा बोलता है क्या? तो भाभी भी तो किसी की बहन है ना, बेटी है किसी की। एक तो भाभी की इतनी कम उम्र में शादी हो गई। शादी को कुछ ही दिन हुए थे कि बेचारी ने अपने पति को खो दिया, विधवा हो गई। और इसमें इनका क्या कसूर है? गलती भैया की थी, उन्हें इतनी तेज गाड़ी नहीं चलानी चाहिए थी। मैंने तो सोच लिया है कि मैं जिंदगी भर शादी ही नहीं करूंगा। अरे ना बेटा, ऐसा मत बोल, ऐसी कड़वी बातें क्यों कर रहा है तू? सही तो कह रहा हूँ मैं। अगर मैंने शादी कर ली और शादी के कुछ दिन बाद ही मैं भी मर गया तो मेरे पीछे आप मेरी पत्नी के साथ भी ऐसा ही करोगे? अरे बस कर बस, आज तूने हमारी आंखें खोल दी। बहू, हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, हमें माफ कर दे। बहू, जब तक तुम हमें माफ नहीं करोगी तब तक हम तुम्हारे सामने ऐसे ही हाथ जोड़कर खड़े रहेंगे। बस कीजिए आप दोनों, आप बड़े हैं, आपको ये शोभा नहीं देता। अब प्रिया के ससुराल में सब ठीक हो गया था। और हाँ, आपसे एक बात कहना तो भूल ही गया था। मेरा एक दोस्त है, उसे भाभी के बारे में सब पता है और वो भाभी से शादी करना चाहता है। देवर जी, ये क्या बोल रहे हैं आप? मैं दूसरी शादी नहीं कर सकती। बहू, संजय बिल्कुल सही बोल रहा है। अरे अब तू अपनी पहाड़ जैसी जिंदगी अकेले कैसे काटेगी? और सच कहूँ तो अब से तू हमारी बहू नहीं, बेटी है। तू इसे अपना ससुराल नहीं, मायका समझ। भाभी, आपको मेरी कसम, मैं आपके देवर की तरह नहीं, छोटे भाई की तरह हूँ। आपको मेरी ये बात माननी ही होगी।
संजय के इतना जोर देने पर प्रिया शादी के लिए मान जाती है और अपने ससुराल चली जाती है। वहाँ उसे सभी लोगों का भरपूर प्यार मिलता है।